25 मार्च 2025 रात के करीब 1:30 बजे भिवानी के एक सुनसान गली के सीसीटीवी में कुछ अजीब सा रिकॉर्ड होता है। दो लोग एक बाइक पे डबल सवारी कर रहे हैं। देखकर ये लगता है जैसे कोई चोरी चकारी का मामला हो, पर जब इस फुटेज को ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि बाइक पे इन दोनों के बीच सिर्फ बोरी नहीं थी, बल्कि एक पूरी कहानी छुपी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ एक लाश नहीं, आज के जमाने के हर दूसरे दिन होने वाले अफेयर्स, झूठ और मर्डर्स का वो राज छुपा है, जो आपके दिमाग पर एक गहरा स्कार छोड़ जाएगा। वहीं रवीना को इंस्टाग्राम रील्स बनाने रवीना इंस्टाग्राम पे रवीना को रील्स बनाने का शौक था। You are watching the brutal case of रवीना राव। रवीना राव हरियाणा की एक कंटेंट क्रिएटर है जिसके इंस्टाग्राम पर 34,000 के आसपास फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर 5,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। उसका सफर कभी एक नॉर्मल सिलाई का काम करने वाली लड़की के रूप में शुरू हुआ था। 10 साल पहले रवीना की शादी हुई थी प्रवीण के साथ, जो एक ट्रक ड्राइवर था। दोनों का एक 7 साल का बेटा भी है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रवीना की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ने लगी वैसे वैसे उनकी जिंदगी भी बदलने लगी। रवीना ने सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाना शुरू किया। छोटी मोटी फनी रील से एंगेजमेंट बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे हरियाणवी स्किट्स और यूट्यूब मूवीज का हिस्सा बनने लगी। परिवार वाले, खास करके उसका हस्बैंड प्रवीण, इस बदलाव से खुश नहीं थे। उनके घर वालों ने ही स्टेटमेंट्स दिए हैं कि घर में रहकर वीडियोस बनाने तक ठीक था, बट बाहर जाकर इस तरह काम दिखाना सही नहीं है। जिससे भैया प्रवीण को इस चीज़ का एतराज़ था कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, घर पे बना रहे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने 1.5 साल से बाहर जाके जैसे हरियाणवी नाटक आते हैं इनमें रोल करना शुरू किया है, उससे प्रवीण भैया को एतराज़ था। क्योंकि वो वीडियो शूट करने बाहर जाया करती थी, तब उसकी जिंदगी में आया सुरेश राघव, हिसार के प्रेम नगर से एक और यूट्यूबर जिसे रवीना ने इंस्टाग्राम पर पहली बार कांटेक्ट किया था। पहले दोनों ने मिलकर वीडियोस बनाए, कोलैबोरेशंस हुए और फिर रिश्ते बाउंड्रीज क्रॉस कर गए। इनके बीच के रिश्तों के बारे में घर वालों को या किसी को पता नहीं था। और जो भी मतलब बाहर जाके नाटक में जो बताया जा रहा है सुरेश, वहाँ पे उनका संपर्क हुआ था, वो संपर्क ज़्यादा गहरा होता चला गया। लेकिन इस केस में मोटिव और स्ट्रॉन्ग तब हुआ जब रवीना घर छोड़कर अलग रहने लगी। पिछले 1 साल के आसपास से वो प्रवीण के साथ नहीं रहती थी, कभी कभार घर आया जाया करती थी। उसके इंस्टाग्राम बायो में लिखा था सिंगल मदर, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, पूरा प्रोफाइल जैसे किसी और ही कहानी को पोर्ट्रे करता हो। अराउंड 500-600 पोस्ट में उसके हस्बैंड प्रवीण की एक भी झलक नहीं है। एक भी रील में उसके हस्बैंड का नाम तक नहीं है। बट ऑब्वियस, क्योंकि प्रवीण का ये सब में सपोर्ट नहीं था। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, उसकी एक फनी रील में जब वो एक्ट करती है कि पीहर चली जाऊंगी, तो उस रील में हस्बैंड का रोल भी सुरेश ही प्ले कर रहा था। बट एनीवेज, दोनों ने अपने हरियाणवी नाटक में कई बार ऐसे ही सिचुएशंस में हस्बैंड वाइफ या लवर्स का रोल भी निभाया होगा। तो अब चलते हैं उस दिन की तरफ जहां ये पूरा नाटक एक ब्रूटल रियलिटी में बदल गया। 25 मार्च 2025। उस रात रवीना राव अपने असली रूप में सामने आई। उसके साथ था उसका लवर, उसका को क्रिएटर और इस केस का दूसरा अक्यूज्ड सुरेश। उस दिन जब रवीना का हस्बैंड प्रवीण अपने घर लौट कर आया, तब उसने सुरेश और रवीना को एक इंटीमेट सिचुएशन में देख लिया, जहाँ सिर्फ भरोसा नहीं, उनका बचा कुचा रिश्ता भी टूट गया। जो शब्द वहाँ बोले गए, जो गुस्से में बातें कही गई, वो सिर्फ ये 3 लोग ही जानते थे। घर के उस कोने में जहाँ कभी शादी के सपने सजे होंगे, वहाँ रवीना और सुरेश ने मिलकर प्रवीण का गला घोट दिया। एक दुपट्टा जो कभी किसी औरत का आंचल होता है, उस रात गला घोटने के लिए एक मर्डर टूल बन गया। एज पर SHO नरेंद्र कुमार, रवीना ने रॉड से प्रवीण के सर पर वार भी किया था। हत्या उन्होंने उसके जो बर्तन है उसके मुंह पर चद्दर लपेट के गला दबाकर चुन्नी से उसकी, और एक जो उसकी मतलब एक छोटा जो उसके सिर पे ही मार रखा है। मर्डर के बाद दोनों ने लाश को तुरंत डिस्पोज नहीं किया। उस लाश को घंटों तक घर के अंदर छुपा कर रखा गया। सोचिए, एक लाश उसी घर में छुपा कर रखी थी जहां पर एक बच्चा भी रहता है, और उस वक्त घर में इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था। लाश को छुपाने के लिए दोनों ने एक बाइक का सहारा लिया। रात के अंधेरे में लगभग 1 से 2 बजे के बीच प्रवीण की लाश रैप करके दोनों ने बीच में बिठाया, जैसे कोई नॉर्मल पिलियन हो, और 6 किलोमीटर तक का सफर किया, जहाँ लोग अपने लव स्टोरी के लिए शायद गोवा जाते हो। ये कपल गया था दिनोल रोड के ड्रेन तक। वहाँ पे एक रोड साइड नाले में लाश को डंप किया, जहां उन्हें लगा कि कोई नहीं ढूंढेगा। लेकिन सच हमेशा ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। 3 दिन तक सिर्फ खामोशी थी। प्रवीण घर से गायब था, फोन स्विच ऑफ और लापता था वो। लेकिन रवीना हर सवाल का एक ही जवाब देती थी, पता नहीं कहाँ गई। प्रवीण के फैमिली वालों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने पुलिस के पास प्रवीण की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी और फिर खुद से प्रवीण को ढूंढना शुरू किया। 28 मार्च 2025 लाश का पता चला खोजकीपुर गाँव में। दिनोद रोड के पास एक ड्रेन से एक सड़ती हुई लाश प्लास्टिक में लपेटी हुई फैमिली और पुलिस को मिल गई। कपड़ों और चेहरों से पहचान हुई कि ये प्रवीण ही था। फैमिली वालों ने आसपास के CCTV फुटेज उठाए और एक गली से एक छोटे से कैमरा ने पूरा सच
दिखा दिया, एक बाइक, रवीना और सुरेश और बीच में एक इंसान की लाश। साफ दिख रहा था कि ये मर्डर के बाद का बॉडी डिस्पोजल है। अप्रैल 11, 2025 रवीना को अरेस्ट किया गया। सुरेश जो इनिशियली भाग गया था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद सारे एविडेंसेस दिखाने पर उनका कन्फेशन भी मिल गया। एंड आई एम प्रीटी श्योर सुरेश एंड रवीना के चेहरे के एक्सप्रेशन रील से तो रियल ही होंगे। अप्रैल 19, 2025 अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो दोनों ही जुडिशियल कस्टडी में हैं, रवीना और सुरेश। वैसे तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है और ना ही ये क्लियर किया गया है कि दोनों को किस सेक्शन के तहत सज़ा मिलेगी। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये सुनकर ज़्यादा हैरानी भी नहीं होगी कि आने वाले टाइम पे अगर रवीना को फेवर किया जाए और मेजॉरिटी ब्लेम सुरेश पर धकेल दिया जाए। ऐसे केसेस में ये पैटर्न काफ़ी बार देखा गया है और इनके पीछे कई वजह हो सकती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो है अक्यूज्ड का बिहेवियर। इस केस में रवीना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। प्रवीण गायब था, घर वाले परेशान थे और पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, लेकिन रवीना का एक्सप्रेशन बिल्कुल स्ट्रेट, शांत, नो गिल्ट, नो पैनिक, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कवर किया था गो यू जियोंग का केस। अगर नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। बट गेटिंग बैक टू द मेन पार्ट, पिछले 1 महीने से मैंने ऐसे 6-7 केसेस देखे हैं जहां रिलेशनशिप, मैरिज और पर्सनल ईगो के इश्यूज इतने एक्सट्रीम चले जाते हैं कि उनका सोल्यूशन फिर मर्डर बन जाता है। और ऑनेस्टली मैं हर केस कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि एक पॉइंट के बाद कंटेंट नहीं पैटर्न समझना ज़रूरी है। तो चलो 3 पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये या फिर इन जैसे और केसेस से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 1, पब्लिक का लॉ, जुडिशरी और पुलिस से डर खत्म हो गया है। पहले लोग सोचा करते थे अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा, अगर केस कोर्ट तक गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बट आज लोग सोचते हैं क्या ही हो जाएगा, बेल तो मिल ही जाएगी। 2019 का ये एनसीआरबी रिपोर्ट का डेटा देखो, जिसके हिसाब से इंडिया में रजिस्टर्ड मर्डर्स का कन्विक्शन रेट सिर्फ 44% है। मतलब अगर 10 मर्डर्स हुए हैं तो उसमें से 6 लोग बिना किसी सजा के छूट जाते हैं। तो जब सिस्टम ही वीक हो तभी तो एवरेज सिटीजन की हिम्मत होती है सोचने की कि मैं भी बच जाऊंगा। ये एक मास डिल्यूशन बन गया है जहाँ पे लोग जुडिशरी को एक ब्रोकन, स्लो और एस्केपेबल सिस्टम समझने लगे हैं। पॉइंट नंबर 2, एलिमनी। ये एक इनविजिबल ट्रिगर पॉइंट है जो आने वाले टाइम में क्राइम रेट्स को और बढ़ा सकता है। आजकल एलिमनी एक साइकोलॉजिकल थ्रेट बन चुका है। क्या तुम्हें पता है हिंदुस्तान टाइम्स की 2023 के एक रिपोर्ट के हिसाब से मेट्रो सिटीज में एवरेज एलिमनी डिमांड 20,000 से 1 लाख पर मंथ तक जा रहा है। और ये सिर्फ बेस अमाउंट है, इसमें लीगल फीस, प्रॉपर्टी शेयर और चाइल्ड सपोर्ट जैसे कैलकुलेशंस इंक्लूड नहीं किए हैं। यानी इमोशनल स्ट्रेस प्लस फाइनेंशियल प्रेशर इज इक्वल टू वॉलेटाइल माइंडसेट विच माइट लीड टू क्राइम। इसका मिसयूज दोनों तरफ से हो रहा है। कुछ मैन मैरिज को फाइनेंशियल ट्रैप समझने लगे हैं और कुछ वुमेन एलिमनी के नाम पे सिर्फ रिवेंज लेना चाहती है। तो ये डेंजरस ट्रेंड टैकल करने के लिए अब जरूरत है एक प्रॉपर बैलेंस्ड अमेंडमेंट की। सिस्टम को चाहिए कि वो सिचुएशन, इनकम और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करे, सिर्फ जेंडर या सिंपैथी फैक्टर पे नहीं। और इस बैलेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। 2015 में निर्भया केस के बाद लोगों का गुस्सा सिर्फ एक चीज मांग रहा था, अगर 16-17 साल का माइनर किसी हीनियस क्राइम जैसे रेप या मर्डर में इन्वॉल्व है तो उसे माइनर समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। इस इशू को एड्रेस किया गया था 2015 के जस्टिस जुवेनाइल एक्ट अमेंडमेंट के थ्रू। ये लॉ पास हुआ था जिसके चलते इफ अ जुवेनाइल विच इज अंडर द एज 18 कमिट्स अ हीनियस क्राइम, जिसके लिए अराउंड 7 साल की जेल देकर छोड़ दिया जाता था, अब वही माइनर कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट आफ्टर द इवेल्युएशन बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो जब एक माइनर को भी लॉ के सेम स्केल पे तोलने का प्रोविजन बन सकता है तो एडल्ट लोगों के बीच रिलेशनशिप ड्रिवन क्राइम्स के लिए अब एक अपडेटेड, जेंडर न्यूट्रल और रियलिटी बेस्ड फैमिली लॉ रिफॉर्म्स भी जरूरी है। इसको मैं पॉइंट नंबर 3 से समझाता हूँ, आयरनी ऑफ द सिस्टम। यानी कि जब कोर्ट खुद कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेता है। अब ये सिनेरियो समझना, पहली हियरिंग में कोर्ट सेज कि आपको चाइल्ड कस्टडी इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज आपकी इनकम अनस्टेबल है। दूसरी हियरिंग में वही कोर्ट बोलता है कि आपको 50,000 मंथली एलिमनी भी देनी है। क्या? अगर बंदा अनस्टेबल है तो वो एलिमनी कहाँ से देगा? और अगर वो एलिमनी का पैसा दे सकता है तो फिर उसको चाइल्ड कस्टडी क्यों नहीं मिल रही? ये कॉन्ट्राडिक्शन सिस्टम का एक पार्ट बन गया है और इससे फ्रस्ट्रेशन, एंगर और डेस्परेशन क्रिएट होती है जो किसी भी क्राइम का पहला सीड होता है। तो जब सिस्टम कंफ्यूजिंग हो, पब्लिक का ट्रस्ट टूट जाए और लॉ को लूप होल्स की तरह ट्रीट किया जाए तो लोग जुडिशियल प्रोसेस से नहीं, जुगाड़ प्रोसेस से जस्टिस ढूंढने लगते हैं। और इसी वजह से आजकल के क्राइम्स किसी एक रवीना राव केस की कहानी तक सीमित नहीं है। ये एक लार्जर सोसाइटल डिके का सिग्नल है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी पॉइंट पर गलत चले गया हूँ तो यू आर मोर देन वेलकम टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर आपको लगता है कि ये कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।